भैया बहनों, एक भैया ने 3 प्रश्न भेजा है। उनका पहला प्रश्न है, संलग्न चित्र में एक भारहीन घर्षणहीन घिरनी एक स्प्रिंग तुला से लटक रही है। किसी भारहीन अवितान्य डोरी जो कि घिरनी के ऊपर से गुजरती है के मुक्त सिरों से 1 किलोग्राम व 5 किलोग्राम के द्रव्यमान के 2 पिंड बंधे हैं। बताइए कि स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक 6 किलोग्राम भार से अधिक होगा या 6 किलोग्राम भार से कम होगा। यहाँ पे यह चित्र दिया हुआ है प्रश्न में। ध्यान देंगे कि ये घेरनी है घर्षण रहित और इससे 2 पिंड लटके हुए हैं, एक 5 किलोग्राम का और एक 1 किलोग्राम का, और यह एक स्प्रिंग तुला है। प्रश्न में ये पूछा गया है कि जो स्प्रिंग तुला का जो पाठ्यांक है वह कितना है, क्या वह 5 और 6 किलोग्राम से अधिक है या 6 किलोग्राम से कम है। कुछ भैया ऐसे देखेंगे कि घिरनी से एक तरफ 5 और एक तरफ 1 है तो टोटल हो गया 6, वो कह देंगे कि इसका जो पाठ्यांक है वह 6 है। ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वह कुछ अलग होगा 6 से अलग। तो अब इसमें हमको यही बताना है कि वह 6 किलोग्राम से अधिक है कि 6 किलोग्राम से कम है। तो ध्यान देंगे, पहले इस पर लगने वाले बलों को पहले हम लोग देख लें। तो 5 किलोग्राम का जो पिंड है इसके भार के, इसका जो भार होगा वो ऊर्ध्वाधर नीचे लगेगा, मतलब 5g, भार बराबर mg, तो m 5 × g। उसी तरह से यह 1 किलोग्राम का है, इसका जो भार होगा वह नीचे की तरफ 1 × g मतलब g। अब देखिए इस रस्सी में जो तनाव उत्पन्न होगा वह तनाव T, और दूसरे सिरे पर भी उतना ही तनाव T उत्पन्न होगा। यहाँ भी देखेंगे, देखिए ये रस्सी चूंकि एक ही है इस कारण से इसके सिरों पर उत्पन्न तनाव समान होगा, ठीक है। तो इस तरह से अब देखेंगे कि अभी यह जो भार है इसके ऊपर लटकाए गए हैं उसके कारण इस स्प्रिंग तुला में भी एक तनाव उत्पन्न होगी। उस तनाव को हम लोग क्या मान लें, T', ठीक है। अब देखिए इसमें प्रश्न में जितना पूछा गया है बस उसी को अगर हमें बताना हो तो हम लोग सिर्फ इस घिरनी पर लगने वाले बलों को देखेंगे। तो देखेंगे कि देखिए T', घिरनी पर देखिए कि कितने बल लग रहे हैं, तो एक बल ऊपर तनाव और 2 नीचे लग रहे हैं। इस तरह से T' बराबर कितना होगा, T + T, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा, 2T हो जाएगा। इसको अगर हम लोग दूसरे रूप में देखें तो सीधे हम लोग क्या करें कि न्यूटन का दूसरा नियम अप्लाई कर दें, नेट बल बराबर m में। तो देखिए T' ऊपर की ओर लग रहा है माइनस, नेट बल की हम बात करें तो T' माइनस नीचे की तरफ 2 बल लग रहे हैं, कौन, T + T बराबर ma। तो यहाँ पे चूंकि यह स्थिर है तो रड इसका 0 है तो हो जाएगा 0, तो T' बराबर T + T 2T हो जाएगा। उधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस है तो प्लस बराबर 2T। ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो T' है तनाव, उसी के कारण तो यहाँ पर इस स्प्रिंग तुला में जो इसका पाठ्यांक होगा, तो अब देखिए वह T' के ही तो बराबर होगा, जो इतना तनाव होगा वही उसका पाठ्यांक होना है। तो इस तरह से जो पाठ्यांक है वह 2T के बराबर होगा। और ध्यान देंगे इसका मतलब कि वह कितना होना चाहिए उसको देखें। तो यहाँ देखिए पहला ये जो पिंड है इसको देखा जाए, देखिए इसका द्रव्यमान कम है और इसका द्रव्यमान अधिक है, इसके कारण से यह 5 किलोग्राम वाला जो पिंड है वह नीचे की तरफ जाएगा, तो ये किधर जाएगा, ऊपर की ओर। अगर इनके त्वरण को ये माना जाए तो ये त्वरण से ऊपर जाएगा, तो यह 5 किलोग्राम वाला ये त्वरण से नीचे आएगा। अब हम पहले पिंड को देखें, इस पे लगने वाला नेट बल की बात करें तो इस पिंड पर 2 बल कार्य कर रहे हैं, एक उसका भार नीचे और एक तनाव ऊपर। सिर्फ उस पिंड पर देखिए कितना बल कार्य कर रहा है, ठीक है। तो नेट बल बराबर क्या होगा, तो देखिए चूंकि ऊपर जा रहा है इसलिए तनाव बल अधिक है, तो T - G बराबर ma, उसका द्रव्यमान 1 और त्वरण कितना है 1। तो इस तरह से T - G बराबर ma, तो 1 × a बराबर a हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख दें, T - G बराबर a, समीकरण नंबर 1 बना लें। उसी तरह से दूसरे पिंड की बात करें तो इस दूसरे पिंड पर कितने बल कार्य कर रहे हैं, तो उसका भार नीचे की तरफ और तनाव ऊपर की तरफ। सिर्फ इस पिंड पर कितने बल कार्य कर रहे हैं, जिसको हम लोग बल निर्देशक आरेख भी कहेंगे, कि जो बलों को दर्शाया जाए उस पिंड के ऊपर लगने वाले बलों को। तो देखिए तो नेट बल बराबर, चूंकि ये नीचे आ रहा है तो इसका मतलब 5G अधिक है और तनाव कम है, तो नेट बल बराबर ma, उसका द्रव्यमान 5 और त्वरण 1। इस तरह से हो जाएगा 5G - T बराबर 5a, ये हो गया। अब देखिए समीकरण नंबर इसको 2 बना लें। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को अगर हम लोग जोड़ दें तो क्या होगा, देखिए इन दोनों को हम लोग जोड़ दें, समीकरण 1 और 2 को। तो देखिए ये T+ है, ये क्या है, माइनस कट जाएगा
और यहाँ पे 5G और यहाँ पर क्या है -G। तो इस तरह से ये कितना हो जाएगा 4G। ठीक है, तो 4G बराबर यहाँ देखिए A और ये 5, तो ये हो जाएगा 6A। इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कि 4G बराबर 6A, तो A बराबर हो जाएगा 4G/6। ठीक है, तो A बराबर 4/6G आ जाएगा। अब हम लोग यह मान A का किसी एक समीकरण में रख के T का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो T का मान क्या हो जाएगा, तो T माइनस G बराबर A की जगह पर लिखेंगे 4/6G। ठीक है, तो अब ये जो हो जाएगा हमारा T बराबर 4/6G प्लस G को उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 6, तो 4G प्लस 6G बराबर ये 10G/6 हो गया। इस तरह से जो तनाव है वह 10G/6G हो गया। अब यही मान उठा कर हम यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, T डैश बराबर 2 गुणे 10G/6, तो 2 3 6, इस तरह से 10/3G हो जाएगा। ठीक है, तो जो तनाव है वह 10/3G है। अगर इसको हम लोग भाग दे दें तो ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9, फिर इस तरह से 3.33G आ रहा है, अर्थात 3.33 किलोग्राम भार आ रहा है, जो कि प्रश्न में जो पूछा गया है कि 6 किलोग्राम से अधिक होगा कि 6 किलोग्राम से भार से कम होगा, तो यह 6 किलोग्राम भार से क्या है, कम है, 3.33 है। इस तरह से जो हमारा आंसर होगा वह क्या होगा कि उसका तुला का जो पाठ्यांक है वह 6 किलोग्राम भार से कम होगा। अब चलिए हम लोग इनका जो अगला प्रश्न था वह है कि एक विस्फोट के बाद 3 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें से 2 टुकड़े एक दूसरे के लंबवत क्रमशः 9 मीटर प्रति सेकेंड व 12 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से उड़ जाते हैं। तीसरे टुकड़े का वेग और दिशा ज्ञात करिए। तो ध्यान देंगे ये जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि कोई विस्फोटक है जिसमें विस्फोट होने पर वह 3 बराबर टुकड़ों में विभाजित हो रहा है और उसमें से 2 टुकड़ों का वेग और उनके बीच की दिशा दिया हुआ है, कोड दिया है, और तीसरे का पूछा जा रहा है। तो ध्यान देंगे, मान लेते हैं कि यही हमारा विस्फोटक था जो 3 भागों में विभाजित हुआ है। तो पहला भाग मान लेते इस दिशा में जा रहा है, तो दूसरा भाग प्रश्न में दिया है कि उसके लंबवत है, ठीक है, और तीसरा किधर है उसी को हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान दें, पहला जो भाग जिस दिशा में जा रहा है उसका संवेग की दिशा भी तो वही होगी, तो उसका जो संवेग होगा उसको अगर हम P1 कहें तो P1 इस दिशा में हो गया और P2 इस दिशा में हो जाएगा P2। ठीक है, P1 बराबर क्या होगा, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि ये जो 3 भागों में बट रहा है, जिन्हें तीसरे को हम लोग किधर भी दिखा दें किसी दिशा में है, तो तीसरे को क्या मान लें, P3। तो अब देखिए, तो तीनों का द्रव्यमान क्या है, समान है, तो तीनों का द्रव्यमान समान है तो उसको हम लोग m मान लें। अब इसमें कहा गया है जो पहला पिंड है उसका जो वेग है वह 9 मीटर प्रति सेकेंड और दूसरे का 12 मीटर। तो चलिए, पहले का जो संवेग होगा m गुणे 9 और दूसरे का जो संवेग होगा वह होगा m गुणे इसका जो वेग है वह है 12, तीसरे का नहीं पता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए, ये जो 2 जिनका हमें संवेग मालूम है तो इनका जो परिणामी होगा वह कितना होगा, तो 2 सदिशों का परिणामी समांतर चतुर्भुज विधि से निकालेंगे तो उसके विकर्ण के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग P डैश मान ले, तो P डैश बराबर क्या होगा, P1 प्लस P2। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों का जो परिणामी संवेग है वो P1 प्लस P2 है। हम लोग जानते हैं कि देखिए, और जो तीसरा है उसके संवेग को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, P3। तो ध्यान देंगे हम लोग, जो कि इस पे कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया गया है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से इसका जो संवेग देखिएगा उसका जो योग होगा वह क्या होगा, 0 होना चाहिए। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर 0। ठीक है, तो इस तरह से P1 प्लस P2 बराबर माइनस P3
अगर हम इनका परिमाण ले लें तो मॉड ऑफ P1 प्लस मॉड ऑफ P2 बराबर मॉड ऑफ P3। तो P1 और P2 का जो परिणामी है वह P3 के बराबर होना चाहिए, मतलब ठीक उसके अपोजिट। तो इस तरह से इसके ठीक अपोजिट हमारा क्या होना चाहिए, P3 होना चाहिए, मतलब तीसरे का समय उसके ठीक अपोजिट होगा, तभी यहाँ पर यह संतुलन की स्थिति में होंगे। तो अब देखिएगा हम लोग क्या करें कि P1 प्लस P2 का जो परिणामी है वह कितना होगा। तो दो सदिशों का जो परिणामी हमें ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो सूत्र होता है R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। तो उसका उपयोग करेंगे। इनका जो परिणामी जिसको हम लोग P डैश मान रहे हैं, तो क्या होगा, चलिए ऊपर पहले सूत्र लिख दे रहे हैं। R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यदि दो सदिश ए और बी हैं और उनके बीच का कोण थीटा है, तो उनका जो परिणामी R होता है वो यह होता है। तो उसी का अप्लाई यहाँ हम लोग करें तो देखिए, पहला सदिश P1 तो P1 स्क्वायर प्लस दूसरा P2 है तो P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस, इनके बीच का कोण 90 है तो cos 90, cos 90 का मान 0, तो 0 हो गया। चलिए अब देखिए P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, तो P1 स्क्वायर तो P1 का जो मान है वह कितना है, तो वह है आपका 9G, तो 9m हो गया या m इंटू 9। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 m स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर 12m है, 12 बराबर है 144 m स्क्वायर। तो 81 और 144, 144 में 81 जोड़ेंगे 12, तो इस तरह से हो जाएगा यह आपका 225 m स्क्वायर। ठीक है, P डैश बराबर, तो P डैश बराबर इसको m स्क्वायर है तो बाहर आएगा m और 225 तो 15, तो 15m। इस तरह से इन दोनों का जो परिणामी होगा वह आ गया 15m। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 15m बराबर, अब P3 का मान कितना होगा, तो P3 का वेग हमें चूंकि इसका मान ज्ञात करना है, तीसरे पिंड का संवेग, तो तीसरे पिंड का जो द्रव्यमान है वो तो m है और वेग नहीं मालूम है, तो वेग को हम लोग v मान लेते हैं, तो हो जाएगा mv। ठीक है, संवेग उसका m से m कट गया, तो v बराबर 15 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से तीसरा जो टुकड़ा है उसका जो वेग होगा वह 15 मीटर प्रति सेकेंड होगा। इसमें एक पार्ट और हमसे पूछा गया है कि आप इसमें हमें यह बताना है कि जो तीसरे टुकड़े का वेग और उसका दिशा, तो वेग निकल गया है, दिशा ज्ञात करने की उसकी दिशा क्या होगी। तो चलिए दिशा पर आते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए यह दोनों जो हमारे हैं P2 और P1, तो इनका जो परिणामी है यह परिणामी कितना कोण बनाया है इसको निकाल लें। उसको अगर हम अल्फा मानते हैं तो अल्फा का मान क्या होगा, पहले तो अल्फा ज्ञात करना है तो tan का सूत्र लगाएं। tan अल्फा बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है P2, P2 का मान है 12m और आधार का मान है P1, P1 का मान है 9m। ठीक है, तो m से m कट गया, 12 बटा 9 3 से भाग देंगे तो 3 चौक का 12 और 3 त्रिका 9, 4 बटा 3, 4 बटा 3 भाग देंगे 3 3 आ जाएगा। तो tan अल्फा बराबर इतना। अब देखिए tan कितने डिग्री बराबर 1.33 होता है, तो प्रश्न में चूंकि ये दिया नहीं है, इनको देना चाहिए था कि 1.33 tan कितने डिग्री का मान है। तो देखेंगे तो 1.33 जो है वह tan 53 डिग्री का मान होता है। प्रश्न में ये चीज छूटा हुआ है, इसे देना चाहिए था। ठीक है, नहीं तो इसको हम लोग लॉग टेबल से देख सकते हैं उसमें। अब देखिए अब अगला, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 53 डिग्री। इस तरह से अल्फा मालूम हो गया, अल्फा 53 डिग्री है, तो आप जानते हैं कि ये जो परिणामी P डैश है उसके ठीक अपोजिट हमारा क्या है P3, तभी तो संतुलन की स्थिति होगी है। तो इस तरह से P3 और P डैश ये दोनों विपरीत दिशा में है, मतलब इनके बीच का जो कोण है वह कितना है 180। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम, और यह कोण अल्फा हो गया, तो P1 से इसका कोण कितना हो जाएगा, तो 180
देखिए ये कोण 180 है और ये कितना है अल्फा, तो 180 प्लस अल्फा ये टोटल कोण हो गया। 360 में वो घटा देंगे तो हमें वो मान पता चल जाएगा। तो इस तरह से 360 माइनस 180 प्लस अल्फा, तो इस तरह से ये जो मान होगा वह हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। 360 में 180 घटा तो 180 और ये माइनस माइनस ये अल्फा, तो अल्फा का मान कितना है 53 डिग्री, तो अल्फा का मान रख देंगे 53 डिग्री। तो इस तरह से 180 में जब हम 53 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 7 और यहाँ पे तो 127 डिग्री। इस तरह से ये जो तीसरा पिंड है उसका जो कोण होगा वह कितना होगा, तो ये जो पहला पिंड हमारा था जिसका वेग 9 मीटर पर सेकंड था, तो 9 मीटर पर सेकंड से वो कितना कोण बनाएगा 127 डिग्री का कोण बनाएगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं कि एक 20 ग्राम की गेंद एक दीवार पर 45 डिग्री के कोण पर 15 मीटर पर सेकंड के वेग से टकराती है। तो चलिए पहले एक गेंद है उसका द्रव्यमान दिया है और वह एक दीवार से टकरा रही है। तो मान लीजिए कि यह हमारा एक दीवार है और एक मिनट ये दीवार है, इस दीवार से वह 45 डिग्री के कोण पे टकराती है। तो चलिए ये 45 डिग्री, तो इस 45 डिग्री के कोण पर वह क्या हो रही है टकरा रही है, ठीक है। और कितने वेग से टकरा रही है, तो 15 मीटर पर सेकंड के वेग से टकराती है। तो जो उसका वेग है वह है 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से टकरा रही है। और टकराने के बाद वह प्रारंभिक वेग की दिशा के लंबवत उसी वेग से क्या होती है वापस लौट जाती है। देखिए प्रारंभिक वेग की दिशा के लंबवत, इसके वह लंबवत उसी वेग से लौट रही है। तो इसका वेग की दिशा यह है, तो इसके वेग की दिशा के लंबवत इससे 90 डिग्री के कोण पर वो क्या हो जा रही है वापस लौट जा रही है। अर्थात यह कोण कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक है। मतलब इनके आपतित और परावर्तित की बात करें या जैसे कहें टकराते समय और टकरा के जो वापस लौट रही है, उस स्थिति में इसके बीच का जो टोटल कोण होगा वह कितना हो जा रहा है 45 45 90। पूछा क्या गया है, गेंद द्वारा प्राप्त आवेग का परिकलन कीजिए। ध्यान देंगे यह आंकिक का 13वां प्रश्न है। तो हमें यह ज्ञात करना है कि आवेग का मान कितना है। तो आवेग ज्ञात करना है तो पहली चीज कि आवेग का जो सूत्र है वह क्या है। तो आवेग बराबर क्या होता है बताइए, आवेग इम्पल्स आई बराबर क्या था संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। और इसका एक मान ये भी तो है बल गुणे समय अंतराल। तो आपसे कहा गया था कि चूंकि जब किसी चीज से गेंद टकरा के वापस लौटती है तो जो संपर्क समय होता बहुत कम होता है। जैसे बल्ले से गेंद को मारते हैं तो उस समय हमको ये समय ज्ञात करना हमारे लिए कठिनाई है और बल उस समय ज्ञात करना भी दिक्कत होगी। तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि बल गुणे समय अंतराल जो है इसको जब सॉल्व करते हैं तो किसके बराबर आता है संवेग परिवर्तन के बराबर आता है। तो इस तरह से उस स्थिति में हम लोग संवेग परिवर्तन का मान ज्ञात कर लेंगे तो वही मान हमारा किसके बराबर होता है आवेग के बराबर होता है, इंपल्स के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ पर संवेग परिवर्तन हमको हमें ज्ञात करना है। तो संवेग परिवर्तन ज्ञात करना है तो प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग हम ज्ञात कर लें, उनका अंतर ले लें, वही किसके बराबर हो जाएगा आवेग का। तो देखिए संवेग की बात करें तो टकराते समय जो उसका संवेग है उसको अगर हम P1 से प्रदर्शित करें तो P1 बराबर क्या होगा संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान उसका प्रश्न में कितना दिया है 20 ग्राम की गेंद है, ठीक है। तो द्रव्यमान उसका m बराबर 20 ग्राम है 0.02 किलोग्राम, ठीक है। तो 0.02 किलोग्राम गुणे वेग है 15। तो इस तरह से हो जाएगा इसका 0.3। तो इसका जो संवेग है वह 0.3 हो गया टकराते समय। और रिटर्न जब हो रहा है तो उस समय भी उसका जो परिमाण है, ध्यान देंगे ये परिमाण सिर्फ है संवेग का परिमाण 0.3 टकराते समय। और टकरा के जब लौट रहा है तो भी उतने ही वेग से लौट रहा है, तो टकरा के जब लौटेगा तो भी उस संवेग का परिमाण इतना ही होगा, P2 का भी मान इतना ही होगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे संवेग परिवर्तन ज्ञात करना है हमें। तो देखिए आपतित संवेग की दिशा यह हो गई और चलिए इसी में दिखा देते हैं, ये हो गई आपतित संवेग और टकराते समय संवेग की दिशा और ये टकरा के लौट रहा है तो ये।
तो इन दोनों के बीच का, इसको हम P1 और इसे क्या मान लें P2, तो इनके बीच का जो कोण है वह कितना हो गया, इनके बीच का कोण 45 45 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से इनके बीच का जो कोण है थीटा का मान वो कितना है 90 डिग्री है। ठीक, तो हमें संवेग परिवर्तन ज्ञात करना है, मतलब P2 माइनस P1 ज्ञात करना है। तो सदिश जो अंतर का जो फार्मूला था R बराबर क्या होगा, दो सदिशों का अंतर लेते हैं A और B का, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा, इसका उपयोग करते हैं। तो हम इसी का उपयोग कर लें तो संवेग परिवर्तन मतलब P2 माइनस P1 ज्ञात करना है, उसका परिमाण ज्ञात करना है, तो वो कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट पहला संवेग का मान कितना है, परिमाण 0.3 का स्क्वायर, और देखिए दूसरा माइनस वाला करना होगा, P2 माइनस P1 निकाले ना, तो P2 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर प्लस, रुकिए देखिए जल्दीबाजी में गड़बड़ हो रहा है, ध्यान दें यहाँ पे, इसको मान रख देते हैं। डेल्टा P बराबर क्या होगा, अंडर रूट P2 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर माइनस 2 P1 P2 कॉस थीटा, तो थीटा का मान है 90 डिग्री। तो अब क्या हो जाएगा, P2 स्क्वायर का मान 0.3 है, तो 0.3 का स्क्वायर प्लस P1 का मान कितना है, वो भी 0.3 ही है परिमाण उसका, माइनस, अब देखिए cos 90 का मान कितना होता है, 0, तो टोटल मान 0 हो गया, तो उसको छोड़ दीजिए, 0 हो गया। अब ये हो गया आपका 0.3 का स्क्वायर है, ये भी 0.3 का स्क्वायर है, तो सीधे सीधे इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणे 0.3 का स्क्वायर, अपनी सुविधा के लिए। इतना धन देखिए दोनों समान है तो दोगुना हो जाएगा ना यह, तो 2 गुणे इस तरह कर लेंगे, तो 0.3 का स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा यह 0.3 और अंडर रूट 2 बचा रह जाएगा। इस तरह से इनका जो संवेग परिवर्तन है वह 0.3 अंडर रूट 2 हो गया, और यही किसके बराबर होगा, आवेग के। तो इस तरह से जो इसका आवेग है वह कितना हो गया, 0.3 कड़ी में 2। तो इस तरह से ध्यान देंगे, ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेंगे, जहाँ समस्या होगी उसे बताइएगा।